हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे दिसंबर 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों को गौर करेंगे। ध्यान देना जरा। प्रेम वाटिका काव्य कृति किसकी है? तो ध्यान रखें, रस खान की काव्य कृति है प्रेम वाटिका। फिर है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी रचना है। ध्यान दें, यहाँ पूछा जा रहा है अनग नाटक किसने लिखा है? तो ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है अनग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर रचना के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। फिर है अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण इस रचना के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, सेठ गोविंद दास की रचना है आत्मनिरीक्षण। फिर है पृथ्वी प्रदक्षिणा इस रचना के लेखक कौन है? ध्यान रखें, शिव प्रसाद गुप्त जी पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा गौर करेंगे दोस्तों। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र, इनमें से अमृतलाल नागर जी का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखें, भूले बिसरे चित्र अमृतलाल नागर जी का उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। किसका? भगवती चरण वर्मा का। फिर ध्यान दें, भूले बिसरे चित्र के अलावा सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और बूंद और समुद्र, ये तीनों की तीनों उपन्यास अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक दूनी एक। फिर है मादा कैक्टस। फिर है सेतु बंध। फिर है कैद ए हयात। इनमें से सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक कौन सा नहीं है? तो ध्यान दें, मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक नहीं है। इसके अलावा एक दूनी एक, सेतु बंध और कैदे हयात, ये तीनों की तीनों नाटक सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। जबकि मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। ठीक है, एक बार देख लेना फिर भी। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है मादा कैक्टस। इसके साथ है एक कर्फ्यू नाटक भी। ठीक है, तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देख लें, उसमें नाटक वाला जो विषय है उसमें मैंने सभी नाटकों को और उनके रचनाकारों को क्रम से लिया है। ठीक है, तो आप समय मिले तो पढ़ करके जरूर देखें। उसके बाद ये प्रश्न पत्र लगाएं दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, वह आपकी मेमोरी में परमानेंट सेट हो जाएगा। ये अच्छी टेक्निक होती है कि पहले आप पढ़ें अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन पेपर लगाएं और बार बार लगाएं। जिससे क्या होगा, जितनी ज्यादा रिवीजन होगी चीजें उतनी बेहतर ढंग से आपको समझ में आएंगी। ठीक, ध्यान दें। अगला प्रश्न है क्या? सिंह सेनापति, जय योद्धे, दिवोदास तथा व्यतीत में से राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, व्यतीत राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास नहीं है। इसके अलावा सिंह सेनापति, जय योद्धे और दिवोदास, ये तीनों की तीनों उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास हैं।
अगला प्रश्न है, ध्यान दें, औ, ए, क तथा ता, औ, ए, क, औ, ए, क तथा ता, इनमें से कंठ ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो कंठे ओष्ठ्य, ठीक है। तो औ क्या है? कंठे ओष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बांगरू, भगेली, ब्रजभाषा तथा भोजपुरी, इनमें से अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसे हम पूर्वी हिंदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो ध्यान रखें, भगेली। भगेली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, ठीक। इसके अलावा बांगरू, ब्रजभाषा और ब्रजभाषा पश्चिमी अपभ्रंश की बोलियां हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। पंक्ति है दोस्तों, ध्यान देना जरा। ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की, यह विडंबना है जीवन की। काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, ज्ञान दूर क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। बेहद सुंदर पंक्तियां दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो जरा ध्यान दें, खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली ये दो युग्म हैं, सही हैं किसके? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों के, ठीक। अगला प्रश्न है, शब्द, ध्यान से सुनना, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पद। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है उसे तब हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो ध्यान रखें, महेश दत्त शुक्ल जी की। महेश दत्त शुक्ल जी की कृति है भाषा काव्य संग्रह। फिर है वल्लभ आचार्य का वेदांत सूत्र। वल्लभ आचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखें, अणुभाष्य। अणुभाष्य वल्लभ आचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पंक्ति है जरा ध्यान दें, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रखें, नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं दोस्तों, ठीक है। कृष्ण जब सुदामा के पैर धोते हैं ना, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि नैनन के जल से, शायद कृष्ण के संबंध में ही पंक्ति है, मुझे कंफर्म नहीं है पर मुझे लग रहा है ऐसा पढ़ने से, ठीक। तो ध्यान रखें, अभी आप केवल पंक्तियों पर ध्यान दें। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, तो नरोत्तम दास जी की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखें, नरहरियानंद। नरहरियानंद यानी नरहरि दास तुलसीदास जी के गुरु थे, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरहरियानंद या नरहरि दास दोनों व्यक्ति एक ही हैं। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर किसकी कृति है? तो ध्यान रखें, सेनापति की। रीतिकालीन कवि हैं सेनापति, जिनकी कृति है कवित्त रत्नाकर, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, उत्तर कबीर। उत्तर कबीर नामक कविता किसकी है? तो ध्यान रखें, केदारनाथ सिंह जी की। केदारनाथ सिंह जी की कविता है उत्तर कबीर। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर कुछ जीवनियां हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो सबसे पहले प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में ये
कब आई जीवनी? 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी। और ये प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई जीवनी है। ठीक है, प्रेमचंद घर में कब आई? 1944 ईस्वी। फिर है विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। कब आई? 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। फिर है जीवनी वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में। कब आई? 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में आई हुई जीवनी है वट वृक्ष की छाया में। फिर है व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश। कब आई? 2011 में आई हुई जीवनी है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जीवनी है व्योमकेश दरवेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से सुने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है, तो गौर करेंगे एक बार फिर से। प्रेमचंद घर में ये जीवनी 1944 ईस्वी में आई। फिर है आवारा मसीहा, 1987 ईस्वी में आई जीवनी है। फिर है वट वृक्ष की छाया में, 2004 ईस्वी में। फिर आई व्योमकेश दरवेश जीवनी, कब आई? तो ध्यान रखें 2011 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले प्रेमचंद का उपन्यास है प्रश्न के अनुसार रंगभूमि, रंगभूमि कब आया? 1925 ईस्वी में। फिर है उपन्यास निर्मला, 1927 ईस्वी में, ठीक 2 साल बाद। ठीक, फिर है उपन्यास कर्मभूमि, 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास गोदान, और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास भी है गोदान। ठीक है, कृषक जीवन पर आधारित है, जिसके पात्र हैं होरी, झुनिया, धनिया, गोबर। ठीक, तो याद रखेंगे। तो गोदान कब आया? 1936 ईस्वी में, ध्यान रखें। अब एक बार फिर से सुने प्रेमचंद के उपन्यासों को। रंगभूमि 1925 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी। फिर है कर्मभूमि 1932 ईस्वी। फिर है गोदान 1936 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। देखो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो प्रकाशन वर्ष दोस्तों जितना ज्यादा हो सके रचनाओं का याद करने की कोशिश करें। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। रामबाण संकलन की जो प्लेलिस्ट है उसमें। ठीक, उसके बाद प्रश्न पत्र ये लगा लें। अगर उसके बाद आपको समय मिलता है तो आप अपनी किताबें एक बार जरूर उठाएं। आपको जहां कहीं भी रचना दिखती है, प्रश्न में दिखती है या कहीं भी दिखती है, कंटेंट में दिखती है, तो आप क्या करें, जब भी पढ़ने बैठे एक पेंसिल अपने हाथ में रखें, और या फिर पेन, जो भी आपको लेना है आप लें, पेन पेंसिल। ठीक है, आप क्या करें, तुरंत उसके समय उसके ऊपर, उस रचना के ऊपर नोट कर दें। जितनी बार आप रचना का समय रिपीट करेंगे दोस्तों, वो आपके परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे आप रट्टा मारेंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। या फिर आप क्या करें, किसी की बर्थ डेट या किसी चीज से आप उसको रिलेट करके याद करें। ठीक है, आप क्रम से भी बना सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे अपनी सुविधा के अनुसार आप याद रखें। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जितनी बार भी क्वेश्चन में रचना रिपीट हो रही है, ठीक है, तो आप उसका समय क्या करें, आप देख करके अपनी किताबों से आप उसे बार बार नोट करें, बार बार नोट करें, तो क्या होगा, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। सारी कृतियों में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रश्नों में पूछी जा रही हैं, उन्हें तो आप कर ही लें। ठीक, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर जी, इनके उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का उपन्यास महाकाल। महाकाल कब आया? 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। ये वह वर्ष है जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। सॉरी, आजादी मिली थी हमें 1947 में। ठीक, ध्यान रखें, महाकाल उपन्यास किसका? अमृतलाल नागर जी का। फिर है इनका अगला उपन्यास बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र किसका है?
अमृत लाल नागर जी का उपन्यास है। देखो, बूंद बूंद से क्या होता है, सागर बनता है, यानी समुद्र बनता है। ठीक है, और समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है, मोतियों के तौर पर, पानी के तौर पर। तो ऐसे याद कर लें कि बूंद और समुद्र अमृत लाल नागर जी का उपन्यास है। 1956 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, 1956 ईस्वी। ठीक, फिर है मानस का हंस। अब ये मानस क्या है, तो रामचरित मानस, उसकी बात की जा रही है, तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मानस का हंस 1973 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, मानस का हंस, अमृतलाल नागर जी का। फिर है खंजन नयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, अमृतलाल नागर जी का जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, और सूरदास इसके पात्र हैं। ठीक है, 1981 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है खंजन नयन। ठीक है, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अब एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, जरा ध्यान दे दोस्तों। महाकाल उपन्यास कब आया, 1947 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास बूंद और समुद्र, 1956 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास मानस का हंस, 1973 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास खंजन नयन, कब आया, 1981 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। तो जरा ध्यान दें, पत्रिकाओं का सही क्रम पूछा जा रहा है। सबसे पहले पत्रिका माधुरी, ठीक है, कब आई, 1921 ईस्वी में, माधुरी पत्रिका। ठीक, 1921 ईस्वी। फिर है विशाल भारत पत्रिका, 1928 ईस्वी, विशाल भारत पत्रिका 1928 ईस्वी। फिर है जागरण पत्रिका, कौन सी, जागरण पत्रिका, 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी। फिर है पत्रिका साहित्य संदेश, साहित्य संदेश कब आई, 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। अब जरा एक बार फिर से सुने, माधुरी पत्रिका 1921 ईस्वी। फिर है विशाल भारत पत्रिका 1928 ईस्वी। फिर है जागरण पत्रिका 1932 ईस्वी। फिर है साहित्य संदेश 1937 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की गद्य कृतियों का सही क्रम क्या है। तो अब देखते हैं महादेवी वर्मा की गद्य कृतियां। सबसे पहले अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र कब आई, 1941 ईस्वी में, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी। फिर है श्रृंखला की कड़ियां, एक साल बाद आई कृति है, 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में श्रृंखला की कड़ियां। फिर है दोस्तों स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये कब आई, 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में स्मृति की रेखाएं। फिर आई कृति पथ के साथी, पथ के साथी 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में आई हुई कृति है पथ के साथी। ये सभी कृतियां महादेवी वर्मा जी की हैं। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों महादेवी वर्मा की सभी कृतियों को, गौर करेंगे दोस्तों। महादेवी वर्मा की कृति है, गद्य कृतियां हैं। सबसे पहले अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी। फिर है श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी। फिर है स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी। फिर है पथ के साथी 1956 ईस्वी, पथ के साथी 1956 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इनके निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या है। तो जरा देखते हैं अज्ञेय के निबंध संग्रह। सबसे पहले इनका निबंध संग्रह है आत्मनेपद, आत्मनेपद कब आया, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, याद रखेंगे। फिर आया अज्ञेय का अगला निबंध संग्रह लिखी कागद कोरे, लिखी कागद कोरे कब आया, 1972
ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। फिर आया इनका अगला निबंध संग्रह अद्यतन। कौन सा? अद्यतन, 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। फिर है दोस्तों कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वारका, ये कब आया निबंध संग्रह? 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। अब जरा ध्यान दें फिर से, आत्मनेपद 1960 ईस्वी। फिर है लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी। फिर है अद्यतन 1977 ईस्वी। फिर है कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न है व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। सबसे पहले भित्ति चित्र, भित्ति चित्र 1966 ईस्वी में आई हुई व्यंग्य रचना है, भित्ति चित्र। फिर है जीप पर सवार इल्लियां, शरद जोशी की है। ठीक है, जीप पर सवार इल्लियां कब आई? 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। फिर है यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। फिर है जो घर फूके, जो घर फूके 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। ठीक है, इनके रचनाकार आपको देखने हैं दोस्तों, तो आप मेरी एक बार प्लेलिस्ट देख लें, महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं वाली। ठीक है, उसमें आपको 15 सेकंड की वीडियोस हैं, आप देख लें। वे सभी वीडियोस किस पर बनी हैं? जो नेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्यादातर नहीं, सभी रचनाएं वही हैं जो नेट के प्रश्न पत्र में पूछी गई हैं। तो आपको वहां पर ये रचनाएं और उनके रचनाकार अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख लें, आपके पास समय हो तो। ठीक, अदरवाइज मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस की रीतिकाल तक की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, वहां पर आपको आधुनिक विधाएं क्रम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले जैनेन्द्र का उपन्यास है त्याग पत्र, कब आया? 1937 ईस्वी में, त्याग पत्र। ठीक है, मृणाल इसकी पात्र हैं। ठीक, फिर है अज्ञे का उपन्यास नदी के द्वीप, नदी के द्वीप कब आया? 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, नदी के द्वीप। फिर आया यशपाल जी का उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात कब आया? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। फिर आया अमृतलाल नागर जी का उपन्यास खंजन नयन, खंजन नयन, ये एक जीवनी परक उपन्यास है। खंजन नयन 1981 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, सूरदास इसके पात्र हैं, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, खंजन नयन। तो एक बार फिर से सुनेंगे, सबसे पहले त्याग पत्र 1937 ईस्वी। फिर है नदी के द्वीप 1952 ईस्वी। फिर है मेरी तेरी उसकी बात 1975 ईस्वी। फिर है खंजन नयन 1981 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है, सबसे पहले देखें बिहारी, कवि बिहारी लाल रीतिकालीन कवि हैं सभी। ठीक है, और कवि बिहारी कैसे कवि हैं? रस सिद्ध कवि हैं, रस सिद्ध कवि हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखेंगे। ठीक है, इनकी रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, एकमात्र रचना है और उसी से ही ये बहुत ही क्या हुए? प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, किसमें? हिंदी साहित्य में। ठीक, तो ध्यान रखें, बिहारी सबसे पहले कवि बिहारी लाल, फिर चिंतामणि, फिर कवि भूषण, फिर है मतीराम। ठीक है, कवि बिहारी लाल, फिर है चिंतामणि, फिर है भूषण। इन्होंने वीर रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, वीर और औजपूर्ण रचनाएं लिखी हैं रीतिकाल में। ठीक है, महाराज शिवाजी राज और छत्रसाल को आधार बनाकर इनकी रचनाएं लिखी गई हैं, कवि भूषण की। फिर है मतीराम जी, ये प्रकृति चित्रण के कवि हैं रीतिकालीन। तो ध्यान रखें, सबसे पहले बिहारी, फिर चिंतामणि, फिर भूषण, फिर मतीराम। ठीक है, जन्म काल के अनुसार ये कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवती चरण वर्मा, ठीक है। इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को, ठीक है। सबसे पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते कब आया उपन्यास? 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास सामर्थ्य और सीमा, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें कब आया? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। तो एक बार ध्यान दे दोस्तों भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों पर। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष के अनुसार टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास आया 1946 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सभी भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।